अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हल्की सी गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 3,66,161 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3,754 लोगों की और मृत्यु हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने का जो क्रम चल रहा था वो यकीनन टूटा है और इसके पीछे लॉकडाउन एक बड़ा कारण है। दिल्ली में बात करें तो सख्त लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं पूर्ण रूप से बंद कर दी गई हैं। इससे एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए उन्हें निजी वाहन या किसी अन्य साधन का उपयोग करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में भी कड़े नियम वाला लॉकडाउन लागू हो गया है। इसके साथ ही हरियाणा में भी सख्त लॉकडाउन है। शादी अब या तो घर में हो सकती है, कोर्ट में बारात निकालने की अनुमति नहीं है। क्या है हरियाणा और उत्तराखंड की गाइडलाइन, ये आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, जो कह रहे हैं कि यदि सरकार ने समय पर कदम उठाए होते तो आज विदेशों से इतनी मदद नहीं मांगनी पड़ती। उन्होंने कहा कि विदेशी मदद से सरकार गदगद है, लेकिन ये देश के लिए एक तरह से शर्म की बात भी है। अब राहुल गांधी लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं, आलोचना किए जा रहे हैं, सरकार पर इस महामारी से निपटने में विफल होने का आरोप लगातार लगा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे हम सपा सांसद आजम खान की भी, जिनको कोरोना हो गया था। उनको और उनके बेटे को लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है उनका स्वास्थ्य बुलेटिन, जो ताजा अपडेट है उसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही बात करेंगे चीन की काली करतूत की। इसमें देखिए कोई दो राय नहीं है कि ये जो कोरोना वायरस है ये चीन का दिया हुआ रोग है, जिससे पूरी दुनिया इस समय पीड़ित है। चीन के वैज्ञानिकों का एक जो काली करतूत से जुड़ा हुआ एक खुलासा है, द ऑस्ट्रेलियन अखबार ने किया है। क्या है वो खुलासा, आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की। लगातार 4 दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 4 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद भारत में सोमवार को एक दिन में कोविड-19 के 3,66,161 मामले सामने आए और इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 2,26,62,575 हो गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को सुबह 8 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3,754 और लोगों की संक्रमण के कारण मौत होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 2,46,116 हो गई। देश में उपचाराधीन मामलों की संख्या बढ़कर 37,45,237 हो गई, जो संक्रमण के कुल मामलों का 16.53% है। जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 82.39% है। संक्रमण से पिछले 24 घंटे में जिन 3,754 और लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें से महाराष्ट्र में 572, कर्नाटक में 490, उत्तर प्रदेश में 294, दिल्ली में 273, तमिलनाडु में 236, पंजाब में 191, छत्तीसगढ़ में 189, उत्तराखंड में 180, राजस्थान में 159, हरियाणा में 151, पश्चिम बंगाल में 124 और गुजरात में 121 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर कहा, 10 मई से 17 मई तक महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा। उन्होंने कहा कि राज्य में संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए कड़े उपाय किए जाएंगे। रविवार देर रात जारी आधिकारिक आदेश में लॉकडाउन के निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि शादी या अंतिम संस्कार में 11 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। शादी घर पर या अदालत में हो सकती है और अधिकतम 11 लोग मौजूद रह सकते हैं। बारात ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उधर उत्तराखंड में रविवार को 5,890 नए कोविड मरीज मिलने और एक ही दिन में सर्वाधिक 180 लोगों की मौत के भयावह आंकड़ों के सामने आने के बाद सरकार ने संपूर्ण राज्य में 11 से 18 मई तक सख्त कोविड कर्फ्यू लागू करने का निर्णय किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से राज्य में महामारी के हालात की जानकारी ली। इसी बीच आज से प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण अभियान भी शुरू हो गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेशवासियों के हित में आगामी मंगलवार से 18 मई की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण राज्य में सख्त कोविड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में केवल सुबह 7 बजे से 10 बजे तक आवश्यक वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, मांस आदि की दुकानें ही खुल सकेंगी। पूर्व में ये दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुल रही थी। राशन की दुकानें इस दौरान केवल 13 मई को ही खोली जाएंगी। उनियाल ने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुलेंगे और उनमें भी 50% कर्मचारियों को ही बुलाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि कोविड कर्फ्यू की स्थिति में लोग फिलहाल विवाह समारोह स्थगित करने का निर्णय अपने स्तर पर ले सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव न होने की स्थिति में उसमें केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति ही होगी। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार अंत्येष्टि में भी 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान राज्य के अंदर आवागमन में बसों को 50% यात्रियों को ले जाने की अनुमति होगी। हालांकि प्रमाण दिखाने पर लोग टीकाकरण के लिए जा सकेंगे। राज्य में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। शराब की दुकानें और बार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन बैंक तथा गैस एजेंसियों को छूट दी गई है। उधर उत्तर प्रदेश के सीतापुर के जिला कारागार में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला खान को रविवार को लखनऊ के मेदांता अस्पताल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। मेदांता अस्पताल के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर ने एक बयान में कहा कि रविवार रात 9 बजे सपा सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला खान को कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अस्पताल के चिकित्सकों ने शुरुआती जांच के बाद सपा सांसद को कोरोना का मध्यम संक्रमण बताया और उन्हें चिकित्सकों की निगरानी में ऑक्सीजन सहायता पर रखा गया है। डॉक्टर कपूर ने कहा कि अब्दुल्ला खान की स्थिति स्थिर और संतोषजनक है और उन्हें भी चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। इसके पहले सीतापुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मधु गैरोला सहित जिला अस्पताल के चिकित्सकों की टीम ने रविवार शाम को आजम खान का स्वास्थ्य परीक्षण किया और जेल प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन ने भी आजम खान को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ले जाने के लिए राजी कर लिया। सीतापुर जिला कारागार के डिप्टी जेलर ओंकार पांडे ने बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला की 30 अप्रैल को RT-PCR जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। एक सप्ताह पहले 2 मई को प्रशासन ने बेहतर इलाज के लिए आजम खान को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ले जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने सीतापुर जेल से बाहर जाने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि जमीन हथियाने, अतिक्रमण और अन्य गंभीर आपराधिक मामलों में आजम खान अपने बेटे के साथ फरवरी 2020 से ही जिला कारागार सीतापुर में बंद हैं। उनकी विधायक पत्नी को दिसंबर 2020 में अदालत ने जमानत दे दी थी। अब ये जो कोरोना पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है, जरा इसके जनक चीन की इससे संबंधित बड़ी खुराफात के बारे में भी जान लीजिए। चीन के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 महामारी से 5 साल पहले कथित तौर पर कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के बारे में जांच की थी और उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियार से लड़ने का पूर्वानुमान लगाया था। अमेरिकी विदेश विभाग को प्राप्त हुए दस्तावेजों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया है। ब्रिटेन के द सन अखबार ने द ऑस्ट्रेलियन की तरफ से सबसे पहले जारी रिपोर्ट के हवाले से कहा कि अमेरिकी विदेश विभाग के हाथ लगे विस्फोटक दस्तावेज कथित तौर पर दर्शाते हैं कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कमांडर यह घातक पूर्वानुमान जता रहे थे। अमेरिकी अधिकारियों को मिले दस्तावेज कथित तौर पर वर्ष 2015 में उन सैन्य वैज्ञानिकों और वरिष्ठ चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए थे जो कि कोविड-19 की उत्पत्ति के संबंध में जांच कर रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों ने सार्स कोरोना वायरस का जैविक हथियार के नए युग के तौर पर उल्लेख किया था, कोविड जिसका एक उदाहरण है। पीएलए के दस्तावेजों में दर्शाया गया कि जैव हथियार हमले से दुश्मन के चिकित्सा तंत्र को ध्वस्त किया जा सकता है। दस्तावेजों में अमेरिकी वायुसेना के कर्नल माइकल जे के कार्यों का भी जिक्र किया गया है, जिन्होंने इस बात की आशंका जताई थी कि तीसरा विश्व युद्ध जैविक हथियारों से लड़ा जा सकता है। दस्तावेजों में इस बात का भी उल्लेख है कि चीन में वर्ष 2003 में फैला सार्स एक मानव निर्मित जैव हथियार हो सकता है जिसे आतंकियों ने जानबूझकर फैलाया हो। सांसद टॉम टगेनथट और ऑस्ट्रेलियाई राजनेता जेम्स पेटरसन ने कहा कि इन दस्तावेजों ने कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन की पारदर्शिता को लेकर चिंता पैदा कर दी है। हालांकि बीजिंग में सरकारी ग्लोबल टाइम्स समाचार पत्र ने चीन की छवि खराब करने के लिए इस लेख को प्रकाशित करने को लेकर द ऑस्ट्रेलियन की आलोचना की है।